स्वागत है आपका त्यागी गुरु फिजिक्स क्लासेस में। हाँ तो बच्चों कैसे हो? ओके बच्चों, देखो बेटा, आज अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं हम चैप्टर नंबर 6 का व्हीटस्टोन सेतु यानी ब्रिज। बेटा नाम है इसका व्हीटस्टोन सेतु या ब्रिज। तो जो व्हीटस्टोन है बेटा, ये वैज्ञानिक का नाम है। सेतु यानी ब्रिज, ये जो सर्किट आपको दिखाई दे रहा है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक ब्रिज की तरह ये कार्य करता है, इसलिए इसका नाम है व्हीटस्टोन सेतु। तो इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे व्हीटस्टोन। इन्होंने 4 प्रतिरोध 1, 2, 3, 4 और 1 गैल्वेनोमीटर, ये रहा धारामापी, 4 प्रतिरोध और 1 धारामापी को जोड़ करके एक ऐसी व्यवस्था तैयार की जिसकी सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो बेटा, इसमें कि अपने पास क्या है, 4 प्रतिरोध हैं P, Q, R, S। इसके B और D बिंदु को हमने जोड़ दिया है एक धारामापी से, और ये है कुंजी। और इस A और C के मध्य में जोड़ दिया हमने क्या, एक सेल या एक बैटरी और एक कुंजी K1। तो बेटा सबसे पहले क्या करते हैं, कुंजी K1 को चालू करते हैं, जिससे परिपथ में धारा बहना चालू हो जाती है। तो धारा है I, जैसे ही बिंदु A पर आएगी तो धारा 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी, एक भाग I1 और एक भाग I2। सपोज जब ये धारा बिंदु B पर जाएगी तो कुछ भाग इसका गैल्वेनोमीटर में जाएगा, कुछ भाग प्रतिरोध Q में जाएगा। लेकिन हमने ये माना है यहाँ पर कि जब व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था, जो मैं अभी आपको सिखाने जा रहा हूं, अगर ये संतुलन में होगा तो इस वाली शाखा में कोई धारा नहीं बहेगी, अर्थात धारा का मान 0 होगा। तो वापस I1 धारा टोटल Q में प्रवाहित होने लग जाएगी। ऐसे ही I2 धारा टोटल S में जाएगी और वापस बिंदु C पर I1 प्लस I2 बराबर क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। तो बेटा देखिए धारा कैसे बहेगी, अगर संतुलन की अवस्था में नहीं है तो G के अंदर धारा कैसे बहेगी और संतुलन अवस्था कब होगी। तो देखो बेटा, यदि मैं ये मान लूं, क्या मानूं, कि यदि बिंदु V पर विभव, राइट बेटा, बिंदु V पर विभव यदि ज्यादा है और बिंदु D पर विभव कैसा है, कम है, तो धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ प्रवाहित होती है। तो B पर विभव ज्यादा है तो धारा B से D की ओर प्रवाहित होगी, B से D की ओर प्रवाहित होगी। और यदि बिंदु D पर विभव ज्यादा है और बिंदु B पर विभव कम है तो धारा D से B की ओर प्रवाहित होगी। आप अच्छे से समझ लो, यहां विभव ज्यादा तो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ, यहां ज्यादा तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। और यदि बिंदु B पर विभव बराबर होगा बिंदु D के, देख लें ध्यान से, अगर बिंदु B पर विभव समान, बिंदु D पर विभव समान, तो दोनों बिंदुओं पर विभव समान होने पर इस शाखा में धारा नहीं बहेगी। और इसे ही कहते हैं संतुलन की अवस्था। क्या कहते हैं बेटा, संतुलन की अवस्था। अगर बिंदु B और D पर अगर विभव समान है तो इस शाखा में कोई धारा नहीं बहेगी और इसे बोलेंगे संतुलन की अवस्था। तो आइए बेटा इसकी 2 स्थितियां ले लेते हैं हम। स्थिति फर्स्ट, यहां लेते हैं स्थिति सेकंड। दोनों में ही संतुलन की अवस्था, बिंदु B पर विभव, D पर विभव, बिंदु B पर विभव और बिंदु D पर। अब बेटा देखो, दोनों बिंदुओं पर विभव दोनों स्थितियों में समान कब कब हो सकता है, आप सोच के देखिए ध्यान से। अगर इस बिंदु पर विभव समान है, इस बिंदु पर विभव समान है और इस बिंदु पर विभव कुछ भी हो, लेकिन यहां देखो कि जब यहां से धारा यहां जा रही है तो प्रतिरोध पड़ेगा रास्ते में, जिस पर विभव का क्या होगा, पतन। तो निश्चित है कि A बिंदु पर विभव ज्यादा होगा
बी बिंदु पर विभव कम होगा, क्योंकि देखिए धारा की दिशा किधर जा रही है, ऊपर की तरफ, यानी धारा यहां से यहां जा रही है। इसका मतलब है कि उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जा रही है। तो ये उच्च विभव का बिंदु है, ये निम्न विभव का है, ये उच्च का है, ये निम्न का है। और कंडीशन क्या होगी बेटा, कंडीशन ये होगी यहां पर कि VA माइनस VB बराबर होगा VA माइनस VD। इसे ध्यान से देखें, इस बिंदु का विभव और इस बिंदु के विभव का अंतर इस बिंदु के विभव और इस बिंदु के विभव के अंतर के बराबर नेचुरली है। जैसे यहाँ 5 और यहाँ 5 मान लो, तो यहाँ 10 मान लो, 20 मान लो, आपकी इच्छा है। तो 10 माइनस 5 5 आएगा, 10 माइनस 5 5 आएगा, राइट। अब बेटा यहाँ आ जाते हैं, तो देखो अब धारा किधर जा रही है, नीचे की तरफ। इसका मतलब यहाँ पर उच्च विभव वाला बी और सी में से कौन होगा उच्च विभव, बी, क्योंकि सी की तरफ धारा जा रही है तो सी निम्न पर होगा। तो अब देखो यहां क्या लिख देंगे, यहां लिख देंगे VB माइनस VC बराबर VD माइनस VC। बोलो बेटा, देखो उच्च विभव वाला ये है, निम्न विभव वाला ये है। अगर यहां भी आपने क्या माना 5 और 5, तो यहां पर आपको मानना पड़ेगा निम्न। निम्न जैसे 2 मान लिया, तो 5 माइनस 2 कितना आया 3, और 5 माइनस 2 कितना आएगा 3। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, राइट बेटा। अब आ जाते हैं ओम के नियम से कि इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभव में अंतर कितना होगा। आप सोच के देखो कि इस बिंदु के और इस बिंदु के विभव में अंतर क्या होगा। ये जो प्रतिरोध है यही तो विभव में अंतर डाल रहा है। तो यहां पर ओम के नियम से धारा क्या है I1 और प्रतिरोध क्या है P। तो ओम का नियम कहता है V बराबर IR, तो I की जगह I1, R की जगह P, तो I1P अंतर आ जाएगा बिंदु B पर। जैसे यहां पर अभी कितना था 10, यहाँ 5 क्यों हुआ, क्योंकि इन दोनों का गुणा करने पर 5 आएगा, इसलिए तो यह उसका पतन कर देता है, यानी कमी ला देता है। तो इसकी जगह VA माइनस VB, यानी यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंतर I1P, राइट बेटा। और VA और VD यहां से हो जाएगा I2R समीकरण नंबर 1। यहां आ जाओ, यहां क्या होगा बेटा, यहां हो जाएगा I1Q और यहां क्या हो जाएगा बेटा I2S समीकरण नंबर 2। और अब समीकरण 1 में 2 का भाग दे दो बेटा, 2 का भाग देंगे तो देखो I1P बटे I1Q बराबर I2R बटे I2S। I1 से I1 गया, I2 से I2 गया, यह आ गया P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। तो बेटा यही व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था है। क्या दिख रहा है बेटा, आप P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। यानी अगर ऐसे किसी चित्र में इस प्रतिरोध और इस प्रतिरोध का अनुपात इस प्रतिरोध और इस प्रतिरोध के अनुपात के बराबर आ जाता है, तो इस वाली शाखा में कोई धारा नहीं बहेगी। अर्थात अगर आपको जल्दी से देखना है कि कोई चित्र या कोई न्यूमेरिकल अपने व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था को फॉलो कर रहा है या नहीं, तो आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं P इंटू S बराबर Q इंटू R। यानी इसका इससे गुणा करो, इसका इससे करो, और यदि ये दोनों आपस में बराबर आते हैं तो निश्चित मानिए इस वाली शाखा में कोई धारा नहीं बहेगी। यही तो व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था है। ध्यान रहे, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, या ऐसे लिख लो P अपॉन Q बराबर R अपॉन S, दोनों एक ही बात है, लेकिन ट्रिक के रूप में आप ऐसे रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसका गुणा इससे करो, इसका गुणा इससे, दोनों बराबर बैठते हैं तो इस शाखा में कोई धारा नहीं बहेगी। इसीलिए तो इसे क्या कहते हैं, सेतु। सेतु क्या होता है कि सेतु का काम क्या है, अगर कोई नीचे नदी बह रही है और ऊपर सेतु बना है तो नदी के प्रवाह का सेतु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे ही इस शाखा में किसी प्रकार की कोई धारा नहीं बहेगी, इसलिए यह शाखा सेतु का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, सेतु का।
नदी के ऊपर बना हुआ पुल पानी के प्रवाह से प्रभावित नहीं होता, अर्थात उसमें कोई धारा नहीं बहती। ऐसे ही इस शाखा में कोई धारा नहीं बह रही है, इसलिए इसे कहते हैं सेतु, इसे ही कहते हैं व्हीटस्टोन सेतु। लेकिन एक और क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है इससे। व्हीटस्टोन, अगर आपसे एग्जाम में कहता है कि व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था प्राप्त कीजिए, राइट, तो ऐसी स्थिति में आपको यह प्रश्न सॉल्व करना है। लेकिन अगर वो कहता है कि किरचॉफ के किसके किरचॉफ के वोल्टता नियम से, किरचॉफ के वोल्टता नियम से, इसको कहते हैं केवीएल, जो मैं आपको सिखा हूं दूसरा नियम, किरचॉफ का सेकंड लॉ, लूप नियम या वोल्टता नियम। अब वो कहता है किरचॉफ के वोल्टता नियम से आप व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था प्राप्त कीजिए। तो ये अगला क्वेश्चन बन गया। तब आप ये वाला नहीं कर सकते जो मैंने आपको कराया है, क्योंकि उसने कंडीशन दे दी आपको कि किरचॉफ के वोल्टता नियम से करिए, जबकि हमने अभी किरचॉफ का नियम कहीं नहीं लगाया था। तो आइए देखिए, किरचॉफ के वोल्टता नियम से हम इसी संतुलन की अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो बेटा अभी वाला जो डायग्राम था उसको मैं थोड़ा सा जल्दी बनाऊंगा। जैसे यहां पर एक प्रतिरोध यहां था अपना, इस प्रकार 4 प्रतिरोधों का संयोजन व्हीटस्टोन ने किया। यहां क्या लगाया उसने, गैल्वेनोमीटर, यहां कुंजी, और यहां इस परिपथ को सेल और एक दूसरी कुंजी से जोड़ दिया जाता है। ये कुंजी K1 प्लस माइनस B और ये कुंजी K2, और ये क्या था P और ये क्या था Q, ये R और ये S, यहां धारा I, यहां क्या थी I1, यहां क्या थी I2। अब देखो बेटा, अगर यहां धारा I1 थी तो इस बिंदु पर, अब हम ये मानते हैं कि मान लो सपोज इस शाखा में धारा बह रही है, तो इस शाखा में यदि धारा बह रही है तो मैंने मान लिया कि इसमें बहने वाली धारा है IG, कैपिटल I, और G कहां है बेटा, सफिक्स में है, नीचे है, यानी गैल्वेनोमीटर में बहने वाली धारा, राइट। और गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध मान लेते हैं RG, कैपिटल R, नीचे G, केवल G लिख दो, कैपिटल G, यही गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है। धारा मापी भी अपना एक प्रतिरोध रखती है, जो आपको इस चैप्टर में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें बहने वाली धारा क्या हो जाएगी बोलो बेटा, अब I1 नहीं, क्योंकि देखो I1 यह थी, टोटल धारा यहां से कितनी थी I1 में से यहां कितनी गई IG, तो यहां कितनी बचेगी बेटा I1 माइनस IG, राइट। यहां कितनी है I2 है, तो यहां पर बेटा क्या होगी बोलो, देखो इधर यहां कितनी है I2, और इधर से कितनी आ रही है बेटा, अगर बिंदु देखो A B C और D, बिंदु B पर विभव हमने ज्यादा लिया है, तभी धारा B से किधर आ रही है D की तरफ, तो D बिंदु पर आकर के IG और I2 दोनों जुड़ जाएंगे, तो इसमें कौन सी हो जाएगी I2 प्लस IG, और देखो वापस यहां जोड़ो आप I1 माइनस IG प्लस I2 प्लस IG, तो IG से IG कैंसिल, I1 प्लस I2 बराबर वापस में क्या आ जाएगी I। अब हम बात करते हैं किसकी, कि किरचॉफ का नियम इसमें लगाते हैं। तो बेटा सबसे पहले किरचॉफ का नियम किस में लगता है, बंद लूप में। तो आइए मैं एक बंद लूप ले लेता हूं। लूप कौन सा लेता हूं मैं, A B, यहां सीधा आइए नीचे D, और वापस कहां चले जाइए A पर। तो देखो मैंने इस लूप को बंद ले लिया है, ये भी बंद है। इसमें किरचॉफ का नियम लगाएंगे तो सबसे पहले प्रतिरोध कौन मिला P, तो किरचॉफ कहते हैं प्रतिरोध पर विभव का मान क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा I1P, राइट बेटा। अब आ जाइए B पर, तो इसका प्रतिरोध कितना है, देखो धारा की दिशा में चल रहे हैं हम, किधर चल रहे हैं धारा की दिशा में, इसलिए प्लस आएगा, इधर भी धारा की दिशा में तो प्लस आएगा, धारा की दिशा में देखो प्लस, तो ये हो जाएगा IG, देखो इसमें धारा कौन सी है IG, और इसका प्रतिरोध कितना है RG, ऐसे आए ऐसे। अब इधर गए तो देखो इधर धारा की विपरीत दिशा में, क्योंकि इसमें धारा ऐसे बह रही है, विपरीत दिशा में क्या आ जाएगा माइनस, और माइनस होते ही क्या हो जाएगा बोलो बेटा, ये हो जाएगा I2 इंटू R, राइट बेटा। और बराबर कोई किसी प्रकार का इसमें सेल नहीं है, इस वाले बंद लूप में कोई सेल नहीं है, इसलिए विद्युत वाहक बल नहीं आएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब सुनना बेटा,
ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब हम बात करते हैं कौन सा लूप ले लेते हैं। अब यहां से आ जाओ, बी बी सी 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 आ गया। अब कौन सा डी डी आ गया, वापस बी। देखो बेटा ये हो गया अपना दूसरा लूप। आइए धारा की दिशा में, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, I1 माइनस आई जी इंटू क्यू आ जाएगा, राइट बेटा। और फिर इधर देखो धारा कैसे जा रही है, ऐसे विपरीत दिशा में जाए तो माइनस आ जाएगा, नेगेटिव साइन, और ये हो जाएगा I2 प्लस आई जी इंटू क्या हो जाएगा बेटा, एस। फिर ऐसे जाएंगे और ऐसे जाएंगे तो बेटा देखो विपरीत जा रहे हैं तो माइनस क्या हो जाएगा, आई जी इंटू आर जी बराबर, वापस भी बिंदु पर पहुंच गए, कोई सेल नहीं है, बराबर 0। तो देखो बेटा ये किरचॉफ का नियम ऐसे लगाते हैं बंद लूप पर, पहले धारा इंटू प्रतिरोध, जैसा है धारा की दिशा में प्लस, विपरीत दिशा में माइनस। अब हम बात करें कि संतुलन की अवस्था में, इसमें बेटा संतुलन की अवस्था में क्या बताया था बेटा कि बीडी शाखा में धारा नहीं बहेगी, यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि आई जी बराबर क्या होगा, 0 होगा। आई जी का मान क्या होगा बेटा, 0 होगा। तो समीकरण 1 में आई जी का मान 0 रखो तो ये हो जाएगी I1P, 0 रखने पर तो ये क्या हो गई 0 माइनस ये क्या हो जाएगा I2 इंटू आर। इसको समीकरण नंबर बेसिकली 1 दे दो, क्या दे दो, 1। अब आप इसमें देखो, इसमें आई जी का मान 0 रखेंगे तो यहां से क्या बचेगा, I1Q, राइट बेटा, माइनस यहां आई जी का मान 0 रखेंगे बचेगा I2S, और यहां आई जी 0 रखेंगे तो हो जाएगा 0 बराबर 0। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2, और वापस समीकरण 1/2, तो भाग देंगे इसमें समीकरण 1 में 2 का, तो देखो I1 से I1 कैंसिल, क्या बचा P अपॉन Q, ये क्या बचेगा माइनस, ये क्या बचेगा बेटा, यहां क्या था, बराबर 0 बराबर 0। अब ये हो गया माइनस I2 से I2 कैंसिल, ये बचा R अपॉन S बराबर 0, तो ये हो गया P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। तो देखिए यही संबंध पहले था, संतुलन का यही संबंध अब आया है, लेकिन पहले में किरचॉफ का नियम नहीं लगाया था, और इसमें किरचॉफ का नियम हमने लगाया है। तो इस प्रकार अगर आपको किरचॉफ के वोल्टता नियम से यह पूछता है तो आप इस प्रकार इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्या व्हीटस्टोन सेतु से संबंधित न्यूमेरिकल के अंदर क्या ऐसा ही चित्र है? अरे ऐसा आता है तब तो आप कर ही दोगे। आप ऐसे चित्र को देखिए, और मैंने बताया है कि उसके आमने सामने का मल्टीप्लाई करिए, दोनों बराबर बैठते हैं तो बीच वाली शाखा में कोई धारा नहीं बहेगी, यानी आई का मान 0 होगा। लेकिन अब अगर हम स्पेशल पॉइंट में बात करें तो कुछ ऐसे परिपथ होते हैं जो देखने पर आपको व्हीटस्टोन नहीं लगेंगे, लेकिन वास्तव में वो व्हीटस्टोन सर्किट होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, एक सर्किट बना रहा हूं मैं आपके लिए, देखो बेटा ध्यान से, अगर इसको मैंने बिंदु क्या माना, ए, राइट बेटा, इसको मैंने क्या मान लिया, सपोज बी, इसको क्या मान लिया सी, और इसको क्या मान लिया डी। तो आप ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पर प्रतिरोध दे देता हूं, दिस इज R1, R2, R3, R4 एंड R5, तो बेटा ये परिपथ भी व्हीटस्टोन सेतु है, ये भी व्हीटस्टोन सेतु है। देखिए कैसे, इसको समझो ध्यान से, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखो ये बिंदु क्या है, ए है, और ये बिंदु क्या है बेटा, सी है। अब मैं इसे पकड़ करके खींच दूं ऐसे, देखो ऐसे पकड़ के खींच दूं तो बी कहां चला जाएगा, ऊपर, और इसे खींचूंगा तो डी कहां आ जाएगा बेटा, नीचे आ गया बेटा। देखो ए सी, और ऐसे खींच देंगे तो बी कहां चला जाएगा, ऊपर, डी कहां आ जाएगा, नीचे। अब देखो ए टू बी कौन जुड़ा है, R1, कौन जुड़ा है बेटा, R1, बी टू सी
कौन जुड़ा है, R2 बेटा, तो ये कौन है, R2, राइट बेटा। अब आ जाओ कौन सा, C और ये D, तो C से D तक कौन जुड़ा है, R3, तो ये देखो C से D तक कौन जुड़ा है, R3, और A और D के बीच में कौन जुड़ा है, R4, ये कौन है, R4, और D to B यानी B to D कौन जुड़ा है बेटा, R5, राइट बेटा। तो अगर देखो ये शाखा P है, ये Q है, तो R1 बटे R2 बराबर R4 बटे R3, तो ऐसी स्थिति में इस वाली शाखा में कोई धारा नहीं बहेगी। या ऐसे लिख लो कि R1 इंटू R3 बराबर R2 इंटू R4, तो इस वाली शाखा में कोई धारा नहीं बहेगी, और धारा नहीं बहेगी तो इस वाले प्रतिरोध का कोई महत्व तो नहीं है, क्योंकि ओम का नियम कहता है I इंटू R, और I का मान 0 होने पर बराबर 0, इसलिए इस शाखा का कोई यूज नहीं होगा। और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये दोनों श्रेणी क्रम में और फिर ये दोनों श्रेणी क्रम में और फिर वो आपस में समांतर क्रम में। कैसे, R1 और R2 श्रेणी क्रम में हैं, तो यहां से देखो, यहां से ये दोनों सॉल्व होकर के क्या आ जाएंगे, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, और ऐसे ही ये नीचे वाले सॉल्व होके क्या आ जाएंगे, R3 प्लस R4, और ये दोनों आपस में किसमें हो जाएंगे, समांतर क्रम में, और आपका न्यूमेरिकल क्या हो जाएगा, सॉल्व। एक सर्किट ये है। एक और बताते हैं कि कैसे व्हीटस्टोन सर्किट बन सकता है। जैसे सपोज अगर हमारे पास कोई ऐसा डायग्राम है, तो ये तो सिंपल आपको दिख रहा है, कैसे, ये देखो ये भी व्हीटस्टोन है। अगर R1, R2, R3, R4 और R5, तो बेटा मैंने क्या बताया था, या तो ऐसे लिख लो कि R1 बटे R2 बराबर R3 बटे R4, तो ये व्हीटस्टोन संतुलन है। या ऐसे लिखो R1, R4 और R2 और R3 अगर बराबर आते हैं तो इस वाली शाखा में कोई धारा नहीं बहेगी, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में, ये दोनों श्रेणी क्रम में, और वो आपस में समांतर क्रम में। एक महत्वपूर्ण सर्किट और आता है। देखिए एक सर्किट हम ऐसे बनाते हैं, इसको समझना ध्यान से, मैं इसे रफ कर देता हूं ताकि आपको वही क्लियर दिखाई दे। एक सर्किट ऐसा भी आता है व्हीटस्टोन का, देखिए ध्यान से, देखो अगर वो कहता है आपसे A और B, और यहां प्रतिरोध दे रखे हैं जो भी है, तो आप ध्यान से देखो कि यह भी व्हीटस्टोन है। कैसे, आप ध्यान से देखो कि अगर इस वाले सर्किट को मैं इधर ले आऊं खींच करके, जैसे ये तार है, मैं इसे पकड़ के इधर ले आऊं, देखो मैं इसे पकड़ के इधर ला रहा हूं, तो देखो A कहां जाएगा, यहां, और ये वाला कहां जाएगा, यहां, और ये वाला कहां जाएगा, यहां, और ये यहां से मिटा दिया। देखो ये भी व्हीटस्टोन बन गया। अगर इसका और इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई बराबर आता है, तो इस शाखा में कोई धारा नहीं बहेगी, और आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार के व्हीटस्टोन ब्रिज भी आपको काम आ सकते हैं। और बेटा 12th में सारे के सारे संतुलित व्हीटस्टोन के ही न्यूमेरिकल आते हैं। अगर संतुलित नहीं है व्हीटस्टोन तो उसे इस तरीके से नहीं कर सकते, उसके लिए अलग मेथड है जो आपका AIEEE और नीट में क्वेश्चन आएगा, उसे हम बाद में बताएंगे। धन्यवाद।